नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं WBC के सीएमडी आलोक सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक जी, रियल एस्टेट में आने के पहले क्या आपने सोचा था कि रियल एस्टेट में ही हमें आना है, या फिर इसके अलावा कुछ और भी प्लान था, या सब कुछ अनायास हो गया? ये तो एक अच्छा सवाल आपने किया है। बेसिकली मैं रियल एस्टेट में डीमोनेटाइजेशन के बाद आया। अच्छा। तो वी हैव स्टार्टेड इन 2017, फर्स्ट मंथ ऑफ 2017। तो बेसिकली क्या है कि जो गुड फेजेस ऑफ रियल एस्टेट है वो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। When we have started, so at that time RERA and all the compliances of authorities are very much prominent. क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारी डिफॉल्ट पूरे रियल एस्टेट मार्केट में हो चुकी थी। तो हम लोगों ने जो शुरू किया, तो हम लोग बहुत शुरू के दिन से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहे कि रियल एस्टेट को करना कैसे है, और उस रियल एस्टेट को करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बन चुकी थी और एक प्रॉपर सिस्टम आज के डेट में रियल एस्टेट का पूरे देश में बन चुका है। अब पहले वाली बात नहीं रही जो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जो लोग करते थे विदाउट किसी अथॉरिटी के परमिशंस के, वो प्लॉटे काट देते थे, टाउनशिप बना देते थे, अप्रूवल्स के बहुत ज्यादा मायने नहीं होते थे। लेकिन अब ये जो दुर्घटनाओं का दौर जो चला रियल एस्टेट में पीछे 2017 तक, पीछे 2013-14 से शुरू हुआ डिफॉल्ट का सिस्टम, तो अब सारी अथॉरिटीज बहुत विजिलेंट हो चुकी है। जैसे रेरा है, नोएडा अथॉरिटी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। तो एक एक चीज, आज एक मैप भी अप्रूव कराने के लिए यू नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपको बिल्कुल क्लियर एस्पेक्ट में जब तक आप नहीं चलेंगे, आप अच्छे से वर्क भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात प्रोस्पेक्टिव, तो पूरे वर्ल्ड में रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट सेगमेंट जहां पे कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की जो है ना प्रोक्योरमेंट होती है और उसकी इनहेंसमेंट होती है। आप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं और 10% 12% आता है, आपको रिटर्निंग आती है, तो वो गोल्ड से आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्रूड ऑयल के रेट से आपको नहीं मिलता है सेंसेक्स में, है ना। जी। तो वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स जो होती हैं, यही आपको एक ट्रिमेंडस ग्रोथ देता है। और इसको सिस्टमेटिकली किया जाए तो ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव सेक्टर इन इंडिया राइट नाउ। क्योंकि हमारे यहाँ की मूलभूत परेशानी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल, मकान प्राथमिक हमारी आवश्यकता। आलोक जी, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आलोक जी हिंदुस्तान के किस राज्य से आते हैं, किस शहर से आते हैं? ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि मैं आपके ही शहर से आता हूँ। मैं पटना में कंकड़बाग हमारा पैतृक निवास हुआ, मुजफ्फरपुर का मैं रहने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं, लेकिन हमारा जो है बहुत अर्ली स्टेज में मैं दिल्ली एनसीआर में आ गया था और यहाँ अपना बिजनेस वगैरह स्टेबल कर लिया था। तो ओवरऑल यहाँ जो है वी हैव क्रिएटेड अ गुड बेंचमार्क एंड ट्राइंग टू डू माय बेस्ट, है ना, कि भाई बिहार का नाम रोशन हो जाए कुछ और। हम आएंगे बिहार, हम बिहार के मुद्दे पर भी आएंगे। हम ये जानना चाहते हैं, ये जो WBC की जो परिकल्पना कैसे हुई? जी, ये जानना बेहद जरूरी है। जी। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले वर्ल्ड बिजनेस सेंटर जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो जैसा कि इसका नाम है वर्ल्ड बिजनेस सेंटर, तो इसमें ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है। ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव क्या है कि दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी जगह है जो रेट वाइज रियल एस्टेट में बहुत रीजनेबल है, और जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, इंटरप्रेन्योरशिप हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, या एजुकेशन का एक्सपोजर हो, या गवर्नमेंट अथॉरिटीज की एग्जिस्टेंस हो, या किसी भी तरह की फैसिलिटीज वाइज यदि आप आते हैं। बेंगलोर है, हैदराबाद है, तो वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में खास करके दिल्ली एक ऐसी जगह है जो रिजनेबल प्लेस है, और यहाँ पे एजुकेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी है। हमारे बिहार से, यूपी से जो भी लोग आते हैं, तो वो एम्स है, बनता है, एक से एक हॉस्पिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हिंदुस्तान में यदि फैसिलिटीज के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है। तो इस वजह से दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करना वो बेहतर है कंपैरेटिव टू
पटना, दूसरी चीज है या किसी भी अनदर टियर 2 सिटी के है। लेकिन क्योंकि हर कंपटीशन लोग भी अपने बच्चों को आज कंपटीशन अपने भी बच्चों के आलोक एजुकेशन जी के लिए दिल्ली भेजते आलोक जी कंपटीशन भी हैं। जी हमें लगता है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर किसी शहर में है तो वो दिल्ली में है। तो आपने एक चुनौतीपूर्ण स्थल को चुना। नहीं सर, एक बड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल जो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। जी। कंपटीशन तो एवरीवेयर है, हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो कंपटीशन आपको फेस करना है। हाँ लेकिन दिल्ली में एक बहुत अच्छी जगह है, क्या है कि पीपल्स आर कोऑपरेटिव और यहाँ अच्छा। लेग पुलिंग नहीं है। हाँ हाँ यहाँ लेग पुलिंग बिल्कुल भी नहीं है ना। ये हम्म, टियर 2 सिटी में ये सब प्रॉब्लम्स है। जी जी मेट्रोपॉलिटन के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि भैया, हाँ कंपटीशन तो रहेगा ही, आप किसी भी सेगमेंट में जाएंगे तो आपके 4 कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन हम्म, हम लोगों का तो यहाँ बिल्डर एसोसिएशन है, सारे बिल्डर्स एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। जी तो कोई लेग पुलिंग का इश्यूज यहाँ पे नहीं है। और हम्म, नहीं कोई आदमी जो है यहाँ जीलसी नहीं है, बहुत तरह के फैक्टर्स नहीं है। जी, मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही होता है कि जो ब्रॉड स्कोप ऑफ माइंड के लोग हैं, हम्म, वो यहाँ पे उनकी सर्वाइवल बहुत अच्छे से होती है। वी आर, हम लोग को यहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेकर के जो जी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, चूंकि मिक्स कल्चर है दिल्ली में, तो यूपी हम्म, के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल से हैं, सारे हिंदी भाषी क्षेत्र में सब जगह के लोग हैं यहाँ। जी बहुत कॉपरेशन मिलता है। और दूसरा एक चीज और है कि पूरे नोएडा का क्लाइंट बेस जो है वो 50% हमारे बिहार से ही है। बिल्कुल। हमारे पास वहाँ यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं मैक्सिमम बिहार से ही होते हैं, 50% के आसपास ऑलमोस्ट, है ना। और जी जी काम करने के लिए यदि आप सिस्टमेटिक वर्क करते हैं तो आपको किसी भी जगह कोई परेशानी नहीं होती है। सकारात्मक लोगों के सहायता में सब लोग रहते हैं, सारे फैक्टर्स मदद करते हैं। अभी दिल्ली एनसीआर या फिर हिंदुस्तान के किन किन शहरों में आपके प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं? देखिए, ये चूंकि वर्ल्ड बिजनेस सेंटर ही एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। हम्म, ये 10.5 एकड़ लैंड है। हम्म, प्रॉपर सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन जो प्रपोज्ड है, इसके ठीक सामने KP5 में ऑलमोस्ट रेसिडेंशियल एरिया है। तो हाँ 18 लाख फीट का मतलब कि टियर 2 सिटी के 20-25 प्रोजेक्ट को मिलाइएगा तो एक प्रोजेक्ट हमारा होता है ये। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। और बाकी लैंड बैंक हमारे पास काफी है। वी हैव इनॉर्मस लैंड बैंक इन दिल्ली एनसीआर। गाजियाबाद में भी हमारी बड़ी लैंड पैच है, जिसको हम लोग दिसंबर तक जो है ना NH24 के ऊपर एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो वी हाँ। आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। सर अगर आपके साथ कोई आपका फ्लैट, आपकी जमीन या आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है, परचेज करना चाहता है, संक्षेप में कुछ उसकी भी प्रक्रिया अगर बता दें तो। क्योंकि बहुत सारे आपने अभी भी कहा कि 50% बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ हैं। उत्तर प्रदेश तो है ही, बिहार के जी जी लोग आते हैं वहाँ। कुछ अपनी कंपनी की जो जी जी पॉलिसी है, जो संक्षेप में अगर बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, संक्षेप में ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। बेसिकली 2-3 चीजें होती है सर रियल एस्टेट में। हम्म, इंसान यदि 10 लगाता है तो उसको 2-4 रुपए बेनिफिट भी हो। जो लैंड की अलॉटमेंट का जो सिस्टम था पहले, वो जी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे था कि हम्म, आप 20% लैंड की पेमेंट कीजिए, 1% की पेमेंट आप 10 साल में करते हैं। तो हम्म, हम लोग जिस लैंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये नोएडा अथॉरिटी का अलॉटेड लैंड है और दिस इज कम्प्लीटली फुल्ली पेड अप। इसमें 100 रुपए भी हम लोगों का ड्यूज नहीं है और अच्छा ना ही हम लोगों ने 100 रुपए भी बैंक लोन अवेल करा है। ये एब्सोल्युटली सेल्फ फंडिंग है और कस्टमर्स के पैसे से हम लोग बनाते हैं, है ना। हम्म, तो लीगल कॉम्प्लायंसेस में वी आर हेल्दियर देन अदर पीपल, है ना। जो अच्छे लोग जी, हैं उनकी कैटेगरी में हम लोग आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों हमारे यहाँ है। हम्म, और हर तरीके का इसमें हमारे पास प्लेटर है। स्टूडियो अपार्टमेंट खोजते हैं वो भी हमारे पास है, रिटेल शॉप्स खोजते हैं वो भी है, शोरूम्स भी है, IT ऑफिस है, विलाज है, हम्म, रेसिडेंशियल टावर्स हैं। तो सारी चीजें एक प्लेटर के अंदर में है। और हमारे से जुड़ने के लिए पटना में डाक बंगला चौराहा पे हमारा ऑफिस है। जी जस्ट आपका वाउज मोटर के बगल वाली बिल्डिंग है। जी जी तो वहीं पे हमारा वर्ल्ड बिजनेस सेंटर का एक ह्यूज ऑफिस है। मिस्टर रहमान और मिसेस कल्याणी जो है, शी इज हेडिंग माय हम्म, ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार, है ना। वहां से अगर यहाँ के व्यक्ति अगर कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो पटना में भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी, अन्यथा फिर निश्चित आपका रूप से। हेड ऑफिस जो है आपका जी जी नोएडा या दिल्ली में, वहां से आप संपर्क करें। जी 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 जी। क्या सर आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति वहां परचेज करना चाहता है तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधा भी रखा है आपने, या कोई प्लान है, या फिर बिल्कुल सबको एक समान है? बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं, नहीं नहीं, कहीं ना कहीं जो है हम लोगों का जो रूट है, जो हम लोगों का जो है जड़ जो है, वो तो जी, बिहारी ही है।
और वो तो हमारे लिए पूरे लाइफ लॉन्ग जो है ना प्रायोरिटी पे रहेंगे। जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोग के लिए तो जो हमारी लैंड है, मदर लैंड है ना, वहां और वहां के लोग हमारे सारे तो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। जब हम एब्रोड जाते हैं तब हमें कोई इंडिया का आदमी मिलता है तो हमें लगता है कि भाई जो है ना हमारा अपना मिल गया। उसी तरीके से जब हम लोग दिल्ली आते हैं तो यहाँ पे जो बिहार के लोग आते हैं जी। तो आप आइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार के लोग जो आते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रिसेप्शन हम लोग जो है ना यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके लिए सब हर तरह की व्यवस्थाएं जो है, और उनको ज्यादा प्रिविलेज भी देने का मैं प्रयास जरूर करता हूँ, है ना। जो सर अपने अब से जितना प्रिविलेज दे पाऊँ, है ना, वो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं अपने क्षेत्र के लोग, अपने भाइयों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। सर अब आते हैं बिहार को लेकर, आपका प्रोजेक्ट कई जगह चल रहा है, क्या बिहार में भी जी भविष्य जी। में आपके प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ भी विस्तार करने का प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने पीछे सोचा भी था और हमने वर्किंग भी किया हुआ है काफी। पिछले 1-2 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ। जी। लेकिन मेजर प्रॉब्लम बिहार के अंदर क्या है ना कि चूंकि चकबंदी तो हुई नहीं हमारे यहाँ, बिल्कुल। और पटना टाउन के अंदर कोई बड़ी लैंड पैच अवेलेबल नहीं है आपके पास। यदि आप सोचें कि भाई मल्टी एकड़ कैंपस आप बनाते हैं पटना टाउन या उसके सराउंडिंग में, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर द लैंड। तो लैंड एक्वायरमेंट एक तो बिहार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से, जबकि रियल एस्टेट इन बिहार इज वेरी मच पॉजिटिव रादर देन ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में नंबर 1 to 5 के अंदर में एक सिटी है पटना, जहां पे रियल एस्टेट एक पॉजिटिव ग्रोथ रखता है। लेकिन सब चीजों के बावजूद लैंड एक्वायरमेंट एक बड़ी समस्या है। डिस्प्यूटेड लैंड वहां बहुत है। आप किसी भी लैंड को जब चेक कराते हैं, उसकी पेपर पे आप जाते हैं तो खसरा है, खतौनी है, बहुत तरह की जो लीगल कंप्लायंसेस है, उसमें हम लोग को सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। तो हम लोग प्लानिंग में है कि कुछ बड़ा करें, लेकिन लैंड एक्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बिहार। अदरवाइज हमारे लिए तो हर इंसान कोई चाहता थोड़ी है कि अपने जगह को छोड़ करके जाए। कोई अमेरिका में रहने वाले लोग थोड़े ही खुश हैं जहां उनकी अपनी लैंग्वेज नहीं, जहां उनका अपना भोजन नहीं, खान पान नहीं, जहां उनके अपने लोग नहीं। तो वहां पे रहने की इच्छा तो किसी को नहीं होती है। हमारी भी इच्छा है कि मैं पटना में ही रहूं, लेकिन वहां पे बेसिकली बड़ा बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स है सर। एक और सरकार भी बहुत कुछ, एक मेदांता हॉस्पिटल आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जी तो जी उनको सरकार प्राइवेट लैंड नहीं दे पाई, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही देना पड़ा कि भैया जो है ना इसमें बनाइए। लैंड एक्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बिहार, पटना। वैसे स्थिति में फिर बिहार से आपका लगाव है, बिहार आपकी जन्मभूमि है, बिहार में आप करना भी कुछ चाहते हैं जी। इसका कोई विकल्प तो देखिए, मैं आप ही लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहूंगा जी। कि आज दिल्ली शहर के बारे में आप जानते होंगे, केजरीवाल सरकार है वहां पे, बिल्कुल। और उन्होंने एक ओमेक्स कंपनी, आपने देखा होगा, तो ओमेक्स कंपनी, ओमेक्स चांदनी चौक की एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। उन्होंने क्या किया कि पीपीपी मोड में लैंड अलॉट करना स्टार्ट किया बड़े बिल्डर्स को, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड कहते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि जो सरकारी लैंड है उस पे मॉल बनाना, उस पे डेवलपमेंट करना। आज चांदनी चौक एक पुराना मार्केट था, उसी मार्केट को तोड़ करके मल्टी स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया गया। वो एक प्राइवेट बिल्डर ने किया, बट लैंड वाज अलॉटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो इस तरह के पीपीपी मोड में यदि नीतीश सरकार हमारे आते हैं, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं हमारे बिहार में, यदि वो इस तरह की कुछ सोच में लेकर के पीपीपी मोड में बिल्डर्स को या प्रमोटर्स को इनवाइट करते हैं, तो बिहार के रेवेन्यू ग्रोथ में, आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है कि बिहार में रेवेन्यू जनरेशन का कोई मॉडल नहीं है। आपके यहाँ बालू से पैसा आता है, आपके यहाँ शराबबंदी हो जाने की वजह से एक बड़ा ह्यूज रेवेन्यू का लॉस है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के ऊपर इफेक्ट आ गया, कोई मीटिंग्स बड़ी वहां नहीं होती है। तो ओवरऑल सिस्टम में आज यदि आप प्रोस्पेक्टिव व्यू में स्टेट को रेवेन्यू जनरेशन के सिस्टम पे यदि आप आते हैं, तो उस मॉडल पे आपको कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। और पीपीपी मॉडल जो है, ये बहुत बढ़िया जो है, अरविंद केजरीवाल ने इसको अडॉप्ट किया और दे आर डूइंग वेरी गुड, और बहुत अच्छी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को आई भी। तो इससे हमारा स्टेट भी समृद्ध होगा। आपके लेकिन समस्या सुझाव ये है कि भाई जो है लेकर के उस पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है ना, ये तो राजनेताओं का काम है। नहीं, इस पे आपके जो सुझाव हैं, हम बहुत जल्द इसको लेकर एक सेमिनार भी करने वाले हैं। हम आपको भी आमंत्रित करेंगे, जिसमें देश दुनिया के बड़े बड़े निश्चित जो रूप में मैं आऊंगा। बिल्डर रहेंगे और साथ ही साथ सरकार के
जो नुमाइंदा हैं वो भी रहेंगे, रेरा के जो लोग हैं वो भी रहेंगे। देखिए एक बड़ा इशू है, मुझे जहां तक याद है 2005 में जब नीतीश जी आए, उसके बाद 2005 से 10 का जो फेज था, बड़ी तेजी से ग्रोथ हुआ बिहार में, और जो इनकम का सोर्स था बिल्कुल या फिर रोजगार का जो सोर्स था सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में था। उसके बाद आस्ते आस्ते फिर गिरने लगा। तो एक कोशिश हम लोग की होगी कि एक पॉजिटिव बिहार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, और इसमें रियल एस्टेट सबसे अहम कड़ी है। तो जो जिस ओर आप समस्या बता रहे जी। हैं, इस समस्या को हम लोग भी देख रहे हैं, और कई बार हमारी बात भी हुई है, उन लोगों ने भी कहा है कि इस पर एक बैठकर मंथन करने का दौर, बहुत जल्द हम इस पर एक कार्यक्रम करेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग आएं और इस पर एक माहौल बने, बेहतर माहौल बने। अब एक समस्या बिल्कुल और भी यहाँ आती है कि एक तो लैंड की समस्या हुई, दूसरी ये है कि यहाँ लोगों का उतना पैसा है नहीं कि उतने बड़े बड़े बंगले ले पाए। क्या जो यहाँ पे जो दिल्ली का प्रोजेक्ट है, नोएडा का प्रोजेक्ट है, या फिर जो मुंबई में आप करना चाहते हैं, अन्य सिटी में करना चाहते हैं, वहां के लोगों की और यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर काफी यहाँ कम है। वैसे में जब आप यहाँ पे नहीं, ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो क्या इस तरह का कोई प्लान होगा? देखिए, दो चीजें आपको मैं बताऊं हम्म कि जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है हम्म कि भाई हमारे पास कम पैसा है बिहार में। हम्म आपको तब शायद बहुत ज्यादा आप अवेयर नहीं है रियल हम्म एस्टेट के ऊपर। हम्म वहां पे बहुत सारी कंपनी ने अपना मार्केटिंग ऑफिस खोला जी पटना में। जी इम्पीरिया हो गया, भूटानी हो गया, है हम्म ना, NX1 हो गया, इस तरह की कंपनियां। और हम्म कोई भी 200-300 करोड़ रुपए से नीचे रेवेन्यू लेकर के बिहार से नहीं आई है। अच्छा दूसरा आपको मैं बता दूं, आप मीडिया के लोग हैं, यू हम्म पीपल बेटर नो, जब हम्म आप इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट वाला स्टेट हमारा स्टेट है। जी हमारे स्टेट में सेविंग टेंडेंसी है, अच्छा और हमारे स्टेट के लोगों में इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी है। हम्म दूसरी चीज, एक चीज और है कि वी आर मोस्ट डेवलपिंग पीपल इन दिस कंट्री। जी आप जब बॉम्बे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया 40% बिहारी हैं। हम्म दिल्ली आते हैं लोग बोलते हैं 50% बिहारी हैं। आप नोएडा आते हैं तो बोलते हैं 60% बिहारी हैं। हम्म तो ओवरऑल वी आर स्कैटर्ड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। जी इवन आपको मैं बताऊं कि जब आप दुबई जाएंगे तो बुर्ज खलीफा, वहां का जो सबसे बड़ा जो टावर है, कमर्शियल टावर, हाँ उसमें आपको सीवान स्वीट्स, सीवान कुरियर, है ना, हाँ सीवान के नाम से आपको जो है कम से कम 50 शोरूम्स वहां पे या दुकान या आउटलेट आपको मिलेगा। अच्छा तो इंटरनेशनल रेवेन्यू भी बिहार में आता है। तो हम्म कैपेसिटी वाइज यदि आप बात करें तो हम लोग हम्म वी आर मोर कैपेबल देन अदर स्टेट। हम्म इस चीज को भी आप समझिए। दूसरी चीज, एक चीज और है सर, जी हमारे यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, उसका हम्म अभाव तो है ही बॉस, वैसे तो पूरा देश ही इसमें सफर कर रहा है। हाँ हाँ लेकिन चूंकि सेल्फ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारे यहाँ जो है हम्म वो खुद लोगों ने ही क्रिएट किया है। हम्म तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है कैपेसिटी है। और ऐसा नहीं जी है, रोटी कपड़ा और मकान तो मूलभूत सुविधाएं हैं। हर हम्म इंसान चाह रहा है कि अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ाए, है ना, जी अच्छे मेट्रो सिटीज में पढ़ाए। आज हम्म भी MBA करने के लिए आपके यहाँ LN मिश्रा के अलावा कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं हम्म है ना। एक दो IIT वगैरह आ गए हैं नीतीश जी की कृपा से, अदरवाइज जी इंस्टीट्यूशंस का आज भी, चूंकि हमारा एक एजुकेशनल माइंड का स्टेट है हमारा, वी आर हम्म एजुकेशन ओरिएंटेड पीपल। और आज से नहीं, ये तो चाणक्य और जो है समझिए कि उस टाइम से ही, तक्षशिला बिल्कुल के समय से ही, जो हाँ हाँ नालंदा विश्वविद्यालय के हाँ समय हाँ से ही वी आर एजुकेशन हाँ ओरिएंटेड हाँ पीपल। हाँ हाँ तो बेसिकली लोगों को डेवलपमेंट करना है तो वो स्केप करते हैं हम्म और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो हम लोग वी आर मोर सेटिस्फाइड इन जी बिहार, मतलब हमारे पास वहां से ठीक ठाक मिला जुला करके सपोर्ट हमें अपने जगह से मिलता है। सर आप यंग हैं, कई आज की तारीख में यंग जी लोग रियल एस्टेट में आना भी चाहते हैं, क्या तैयारी होनी चाहिए उनकी? कई जी लोग देखते हैं कि ऐसे ही जमीन 1-2 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा बेचा और उसके बाद फिर अपने आप को रियल एस्टेट में डाल दिया। जिस तरह का आप लोग के पास अनुभव है, तो एक अनुभव वाला व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति आए तो मैसेज भी अच्छा जाएगा। क्या तैयारी एक होनी चाहिए? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और चूंकि जो नौजवान लोग आ रहे हैं या कोई भी लोग किसी इस फील्ड में एक्सप्लोर जो करना चाहते हैं, हम्म तो एक प्राथमिक जानकारी की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है कि जी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको गैदर करना पड़ेगा। और हम्म देखिए, दो तरह के इंसान होते हैं सर। हम्म एक जो किसी चीज को पॉजिटिव मैनर में करना चाहते हैं, हम्म दूसरा जो हर चीज को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको बहुत प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है। और हम्म ऑथोरिटीज के सारे नियम कानून, बिहार के अंदर बिल्डिंग बाई लॉज जो है वो पूरा हमारा स्टडी किया हुआ है।
तो एक बिल्डिंग बाई लॉज है, उसको पढ़ा जाए ध्यान से, रेरा की जो कंप्लायंसेस है वो ध्यान से पढ़ा जाए। खुद कमाने के बजाय जो है, देखिए आज हम यदि एक टाउनशिप का विकास करते हैं तो वी आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्टेट। हम लोग को पूरे स्टेट की डेवलपमेंट में हमारी एक छोटी सी भागीदारी होती है। तो आपको उस मिजाज से आपको डेवलपमेंट में बढ़ना है कि मुझे अपना विकास नहीं, अपने विकास के साथ साथ मानव संसाधन का विकास भी करना है, और जो हमारा स्टेट है उसका भी डेवलपमेंट हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समय पे जीएसटी पे करें, समय पे टैक्स कंप्लायंसेस पे करें, जो कस्टमर की रूल्स एंड रेगुलेटरीज जो रेरा में बनी है उसका पालन करें, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी डालें। तो देखिए आपका थोड़ा सा सिंसियर होना सारे चीजों में आवश्यक है। आप एक स्टूडेंट है, यदि वो बहुत सिंसियर नहीं है तो एवरेज स्टूडेंट कहलाता है, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट है ही बिकम्स ब्राइट फ्यूचर। तो ओवरऑल सिस्टम में आपको माइंडसेट एक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कि भैया मुझे जो करना है वो मैं क्वालिटी कंट्रोल उस पे मैं पूरी रख के करूं। तो आप क्वालिटी ओरिएंटेड माइंड यदि आपका होता है और आपके माइंड में लॉ अबाइडिंग फीलिंग आती है कि भैया मैं समय पे जीएसटी जमा करूं, समय पे टैक्स जमा करूं, टैक्स चोरी ना करूं, है ना। जो आज हम 1 करोड़ का यदि स्टील परचेज करते हैं तो उसमें हमारे 18% जीएसटी मिलती है, तो वो हमारे इनपुट क्रेडिट में आती है। हम 1 लाख रुपए का सीमेंट खरीदते हैं तो उसमें 23% 28% हमारी जीएसटी होती है। तो आपकी इनपुट क्रेडिट को आप ढंग से मैनेज करके जीएसटी, टैक्स कंप्लायंसेस, लेबर लाइसेंस, लेबर की कंप्लायंसेस, लेबर सेस, जो भी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इससे हमारा स्टेट भी डेवलप होगा। और आप यदि किसी चीज को सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं तो आपकी रिपुटेशन भी ग्रेजुअली वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। एक सर और भी हम लोग सरकार की बात की, आपने एक सुझाव भी दिया कि अगर इस सेक्टर में जो लोग आना चाहते हैं उनको इस तरह से अपने आप को व्यवस्थित करना होगा। ग्राहक की एक बड़ी समस्या होती है कि ठीक है मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ, क्या बैंक लोन हो जाएगा, क्या आपकी कंपनी है बैंक सेक्टर लोन के लिए इसमें भी काम करती है, इसमें भी लोगों को राहत दिलवाने का काम करती है? क्योंकि जी बड़ी समस्या होती है कि भाई मैं 10 लाख 20 लाख दे रहा हूँ, बाकी का लोन का व्यवस्था हो जाए। नहीं तो मैं आपको इसका स्पष्टीकरण जी मैं आपको स्पष्टीकरण इसका कर दूं। जो लैंड या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोन है वो कस्टमर को लोन होने के 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला तो जिस जमीन पे आपने डेवलपमेंट किया है प्रोजेक्ट का, उसकी ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और वो बिल्कुल नॉन इनकम्बरेंस होनी चाहिए, है ना। तो हमारी जो लैंड है जिसपे हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल जीरो डेप्ट की लैंड है, इस पे कोई भी किसी तरह का कर्ज नहीं है, किसी तरह की अथॉरिटी में कोई ड्यूज नहीं है, कोई पेंडिंग्स नहीं है। दूसरी पॉजिटिव फैक्टर क्या होती है कि यदि कोई बिल्डर 100 करोड़ रुपए का लोन ले लिया प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उसने 4-5 उसकी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, तो उस सिचुएशंस में कस्टमर के लोन पे भी इफेक्ट आ जाता है। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पे कोई 100 रुपया भी हमने लोन अवेल नहीं करा है मार्केट से, नहीं किसी भी बैंक से, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आप हिंदुस्तान के जितने बैंक हैं सभी प्रोजेक्ट लोन करने में या बैंक लोन फैसिलिटीज देने में दे आर कंफर्टेबल। यदि नॉन इनकम्बरेंस उनकी जो है ना ठीक रहेगी, ड्यू डिलिजेंस ठीक रहेगी, तो लोन में कोई लोन इज नॉट बिगेस्ट प्रॉब्लम। सरकार तो लोन देने के लिए तैयार है, देयर बैंक आर वेरी मच एग्रेसिव टू गिव द लोन टू पीपल, है ना। लेकिन एक चीज और है, लोन लेने के लिए या लोन देने के लिए आप अपनी आईटीआर को व्यवस्थित नहीं करते हैं, आप अपने टैक्सेशन पार्ट को मजबूत नहीं करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज प्रोजेक्ट के ऊपर लोन की कोई इश्यूज नहीं है। आप कुछ भी हमारे यहाँ लेते हैं तो उस पर लोन अवेलेबल है हमारे यहाँ सारे बैंक से। एक आखिरी सवाल आलोक जी आपसे, बैंक के अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं आ चुकी है जो जी सर नहीं कुछ आप बता रहे थे, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे। बैंक के अलावा भी कई तरह की इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैंक के अलावा भी बहुत तरह की संस्था आ चुकी है, जैसे एलआईसी हाउसिंग, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज अ सेपरेट प्राइवेट सेक्टर, है ना। एनबीएफसी है, इंडिया बुल्स है, आपको एडेलवाइज है ना। तो ये भी बैंकिंग, पिरामल हाउसिंग है जो मुकेश अंबानी जी के रिलेटिव है, पिरामल का नाम सुना होगा आपने, उनकी पिरामल हाउसिंग है। तो वो दे ऑल पीपल, रिलायंस फाइनेंस ने हाउसिंग लोन शुरू कर दिया है, बजाज ने शुरू कर दिया है। तो अब लोन के हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस।
हमारी यदि अपनी टैक्सेशन पार्ट क्लियर है तो आपको लोन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे यहाँ पूरी एक टीम है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि लोन के लिए असिस्टेंस करता है। मिस्टर अभिषेक वर्मा इज हेडिंग दैट डिपार्टमेंट। वो लीगल इश्यूज और लोन इश्यूज दोनों को जो है ना हेड करते हैं। एक सर बस आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को अपनी कंपनी के बारे में संक्षेप में कुछ खास बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं, जो इस दौरान छूट गया, जो मैं नहीं आपसे पूछ पाया, अगर कुछ वैसी बातें हैं, कुछ दर्शकों से अपील करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। देखिए, हमारा तो एक सिंपल सा मैसेज है, चूंकि आप बिहार के चैनल हैं, बिहार में प्रसारित होते हैं, तो अपने लोगों से अपील है कि अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। कंप्लायंसेस वाइज वो जब दिल्ली आए, नोएडा आए, तो हमारे अगल बगल के 10 प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो हमारे भी प्रोजेक्ट में उनका जो है सादर आमंत्रण है। वर्ल्ड बिजनेस सेंटर के नाम से ग्लोबल एक्सपोजर में हमारे यहाँ फुल फ्लेज्ड, आपको मैं बता दूं कि 1 महीने पहले, मात्र मुझे 1.5 महीने पहले इस प्रोजेक्ट की रेरा मिली है जी। चूंकि रेरा मैंने अप्लाई 9 महीने पहले किया था और मैप अप्रूवल के बाद ही हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। और आज मात्र 1.5 महीने हमारे रेरा के हुए, मैं 8वीं मंजिल की कास्ट कर रहा हूँ अपने टावर में। तो बहुत बढ़िया। हम लोग की कंस्ट्रक्शन पैटर्न बहुत फास्ट है और बहुत, वी आर वेरी मच विजिलेंट। वो यदि हमारे साइट पे विजिट करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमारे लोगों से मिलते हैं, तो उनको महसूस होगा कि भाई दिस प्लेस इज मोर सुटेबल देन अदर प्लेस। और अपने लोगों को सुदृढ़ करने से अपना राज्य भी सुदृढ़ होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप पटना आए तो एक बार हमारे स्टूडियो जरूर आए, तो फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे और कैसे बेहतर माहौल बनाया जाए। और हमारी कोशिश है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में बिहार एक बेहतर मुकाम पे पहुंचे। बहुत जल्द हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें हम आपको भी आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।